अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े क्षेत्रों को लेकर व्यापक चर्चा होगी। शेख खालिद की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी। इसके अलावा वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी जाएंगे। 10 सितंबर को शेख खालिद मुंबई में एक बिजनेस में शिरकत भी करेंगे, जहां दोनों देशों के बिजनेस लीडर हिस्सा लेंगे। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत भी किया। तो वहीं महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। शाह से मिलने वालों में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हैं। गृह मंत्री की ये मुलाकात आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अहम मानी जा रही है। शाह 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं, जहां वो कई दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो लालबाग के राजा के दर्शन भी करेंगे। साथ ही पार्टी के नेता आशीष सेलार के गणपति पंडाल में भी दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में एशिया के सबसे पुराने अखबार की 200 साल की उल्लेखनीय यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री मुंबई समाचार 200 नॉट आउट को जारी किया। इस दौरान शाह ने न केवल गुजराती अखबार मुंबई समाचार की भूमिका की सराहना की, बल्कि पारसी समुदाय को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अभी माइनॉरिटी के राइट के लिए झगड़ा करने वाले ढेर सारे लोग इस देश में हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी में भी अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी है, जिन्होंने कभी अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं किया, अपनी ड्यूटी के लिए ही जीवन जिया, कभी मांग नहीं की, इस देश को दिया। मेरे गुजरात में ही आए थे संजाण बंदर पर, और जब राजा ने कहा कि मेरे यहां तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप आकर कैसे रहोगे, तो उन्होंने एक दूध का प्याला राजा के पास मंगवाया दरबार में, और दूध में एक चम्मच शक्कर डाला कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, ऐसे हम इस समाज के अंदर घुल जाएंगे। देश का कानून का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, फिनटेक को आगे बढ़ाना हो, या आईटी क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करना, चाहे एटॉमिक साइंस को आगे बढ़ाना हो, चाहे बांग्लादेश पर विजय दिलानी हो, हर जगह आप बारीकी से देखोगे तो पीछे पारसी खड़ा है जो चुपचाप खड़ा है। हर क्षेत्र में चुपचाप कोई डिमांड करे बगैर योगदान करना, देते जाना, देते जाना, देते जाना, ऐसा शायद ही किसी देश में कोई माइनॉरिटी होगा। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं सभी दुनिया की माइनॉरिटी आप जैसी हो जाए। तो उधर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की चर्चा लगातार जारी है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में नीतीश के दिए बयान, जिसमें उन्होंने अब एनडीए से नहीं जाने की बात कही, उससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब इस मामले में आरजेडी उन पर लगातार हमला कर रही है। ताजा बयान पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तीज के दिन सिंदूर की कसम खाए हैं कि वो अब बीजेपी के साथ रहेंगे। शक्ति सिंह ने याद दिलाया कि आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद उन्होंने ये कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर 18 महीने बाद ही बीजेपी के साथ चले गए। आखिर नीतीश पर कौन सा दबाव है जो बार बार सफाई देना पड़ता है? शक्ति ने सवाल उठाया है कि कौन शार्गिद है जो नीतीश को मानसिक कमजोर कर रहा है। हम नीतीश जी को क्या हो गया मैं नहीं जानता, और काहे बार बार माफी मांगते हैं। भाजपा का कौन सा ऐसा दबाव माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूर और विवश कर देता है। हमारे साथ आते हैं, कस्में खाते हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं हाथ मिलाऊं। फिर चले जाते हैं, उसके बाद में फिर राजद पर अपना प्रहार करते हैं, बाद में फिर मेरे साथ आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द चमचे बेलचे उनके कहने पे चले गए। और फिर 17 महीना में बिहार के अंदर में नौकरी, एक ऐसा सवाल तेजस्वी जी ने 2020 में उठाया था
इस पर नीतीश जी क्या कहते थे मालूम है ना, बाप कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी कहाँ से देगा, दिए ना 17 महीना में। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। अब नीतीश जी क्या कर रहे हैं कि हम 2 बार हो गए इधर उधर, अब हम नहीं जाएंगे, 2 बार इधर उधर हो गए, अब नहीं जाएंगे। अब तो सिंदूर की भी कसम खा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मनः स्थिति को इस दोराहे पे ला करके खड़ा कर दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी में बगावत जारी है। हरियाणा बीजेपी में लगातार आपको बता दें कि बगावत देखने को मिल रही है और गुरुग्राम में बीजेपी को एक करारा झटका लगा है। जीएल शर्मा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को देते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे जीएल शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तब से बीजेपी में कई अधिकारियों ने, कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ा है। और अब यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी का साथ छोड़ते हुए जीएल शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने बीजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, तोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मेहम से मंजू चौधरी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इससे पहले 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। हरियाणा में आज से बीजेपी नेताओं के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बीजेपी नेताओं के नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक मौजूद रहेंगे। सोमवार से पर्चा दाखिल की शुरुआत नेता करेंगे, जो 12 तारीख तक चलेगा। अंबाला सिटी में असीम गोयल के नामांकन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं मनमोहन भड़ाना के नामांकन में मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। इस तरह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लक्ष्मण यादव के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो वहीं अमेरिका के डलास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से बातचीत करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को अपनी लड़ाई सावधानी से चुननी चाहिए और ध्यान से चुननी चाहिए। अपने करियर की शुरुआत और अब की तुलना में क्या उनका नजरिया बदला है, इस बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप हर मुद्दे को नहीं उठाते, बल्कि बुनियादी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने जीवन के एक दिन के बारे में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष का मूल उद्देश्य लोगों की आवाज बनना है। राहुल ने कहा कि जब कोई मुद्दा उनके सामने आता है तो वो उसकी बारीकियां और जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार दिन की योजना बनाते हैं। अक्सर जब आप कोई मुद्दा देखते हैं तो आपको उसकी बारीकियां और जटिलताएं समझ में आती हैं और आप उसी के अनुसार अपना दिन तय करते हैं। Thinking about your career as a politician, the first time you got elected and this time, has there been a change in the way you look at these issues and your mind thinks differently about how to go about them? Quite differently. Now I'm coming to the conclusion that listening is much more important than speaking, right? And listening doesn't just mean that I come there and I listen to you. That's not listening. That, somebody, you're talking to me and I'm looking at you and I'm hearing what you're saying, but I'm not listening. Listening is a completely different thing. Listening is putting myself in your position. So if you're a farmer, going into the person's life, going into the person's day-to-day life, and then understanding what he's trying to tell you. So listening is fundamental. And then understanding the deeper dynamics. So you then are not just swimming around on the surface, you're raising fundamental issues, and you don't go
raising every single issue. You focus clearly and you're like, okay, this is important, I got to raise this. This is something important, I got to fight for this. This is something important, I got to fight. So you choose your battles much more carefully. So don't sit there doing 50, 100 different things. Understand clearly, जो नहीं करना है, उसको पहले समझो, परे कर दो. And then उसमें से 3-4 चीजें निकलेंगी, and then that's what you got to focus on. देश के स्टार पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है कि बजरंग, कांग्रेस छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल बजरंग पुनिया ने सोनीपत बहालगढ़ थाना में इस थ्रेट मैसेज की शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस काफी गंभीरता से ले रही है। देश के नामी पहलवान और हाल ही में किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बने बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा संदेश मिला है। इसमें लिखा है, बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे हम क्या चीज हैं। जहां शिकायत करनी है कर लो। ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। इस धमकी के बाद बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी और जनता के बीच मशहूर होने की वजह से इस धमकी ने लोगों के बीच चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। बजरंग ने थाना बहालगढ़ में शिकायत दी थी, तो उसको किसी बाहर के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है। उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी। किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अब ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी देश के मशहूर शख्स को इस तरह की धमकी मिली है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये घटना सवाल उठाती है। आखिर किसी के विचार और राजनीतिक फैसलों की वजह से उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है। इस धमकी के बाद बजरंग पुनिया की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों पहलवानों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। दरअसल 4 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी दोनों ने मुलाकात की थी और फिर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वहीं जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार और कुश्ती खिलाड़ी रही विनेश फोगाट ने अपनी उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया दी है। विनेश ने कहा है कि अच्छा लग रहा है, लोग बहुत उत्साहित हैं। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाकर यहां भेजा है, इसलिए लोग हमें प्यार दे रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जीत का भरोसा भी जताया है। अच्छा लग रहा है, काफी लोगों में काफी जोश है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार किया है। हमारे लोग हमें विजेता बनाएंगे और लोगों की नजर में मैं विजेता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सभी साथ में ऐसा सबसे बात करेंगे, सबको जो भी परिवार में तो सब रूठते हैं, सभी को बनाना पड़ता है ना। परिवार है हमारा, बिल्कुल हर चीज को हम अच्छे से करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कम हो सकता है, जो उस पर लगातार बवाल भी कटा था। अब उसके बाद आपको बता दें, ये जो बैठक आज होगी, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर चर्चा होगी, उस पर लगे टैक्स को लेकर चर्चा होगी और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कम हो सकता है। काउंसिल दर कम करने का फैसला भी ले सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के कैटेगरी में भी रियायत मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अहम बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होगी। निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेगी और
हेल्थ इंश्योरेंस पर जो टैक्स लगेगा उसको लेकर चर्चा होगी, उसमें कम रियायत करने की भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है।